इकरा हसन इंडियन पॉलिटिक्स में अब एक ऐसा नाम बन चुका है जो फर्स्ट टाइम सांसद भी है और साथ ही साथ यंग पॉलिटिशियंस जो युवा नौजवान अब सांसद बने हैं उनमें से एक इकरा हसन है। हालांकि इकरा कैराना से आती हैं और वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो इकरा ने एक जनरेशन से देखी हुई है। लेकिन इकरा अब आप समाजवादी पार्टी से फर्स्ट टाइम एमपी बनी हैं। आपके जहन में क्या वो मुद्दे हैं जो आप रेज करना चाहती हैं इस बार संसद में? अ, हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और किसान किसान बेल्ट है, वहाँ पर गन्ना बेल्ट है। तो वहाँ पर एक मुद्दा जो कई सालों से लगातार चलते आ रहा है वो बकाया भुगतान का है, जो कि 14 दिन की गारंटी है जिसमें, लेकिन हो नहीं पाता है टाइम से। तो जिससे हमारे वहाँ के क्षेत्र, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे क्षेत्र के सभी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको ये समस्या रहती है, अपना दिनचर्या, अपना जो गुजारा है उनका, वो उनके पेमेंट से ही होता है। तो इसके मुद्दे पर हम सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल जवाब करना चाहेंगे। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी है, जो भाजपा सरकार क्लेम करती है कि इन्होंने बहुत हाईवे बनाए हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बदहाल है काफ़ी। तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। हमारे यहाँ पर जो भी प्राइमरी मेडिकल सेंटर्स हैं उनमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। हमारे पूरे ज़िले में सिर्फ एक महिला डॉक्टर हैं जिनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी जाना पड़ता है, केस के मेडिकल भी वही करते हैं, ओपीडी भी देखते हैं और डिलीवरीज भी उन्हें ही करनी पड़ती है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है ये, क्योंकि उनकी अपनी भी उनका भी जीवन है। कभी अगर ऐसा हो जाए, उन्हें कोई ज़रूरत हो, कोई बीमारी परेशानी हो, तो कोई और अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह की ही समस्या हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी भी है। टीचर्स बहुत कम है वहाँ पर, और उच्च शिक्षा का कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पर महिलाएं अलग से पढ़ सकें। तो ये ख़ास तौर पर अहम चीज़ें हैं जिन पर मैं सबसे पहले ध्यान देना चाहूँगी। और इसके अलावा जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या, जैसे युवाओं के रोज़गार की, और ख़ास तौर पर उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, क्योंकि कई जो भर्तियाँ होती हैं उनमें ज़रूरत होती है, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ जो भी नई समस्या या प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र की आएगी, तो हम मुख्य रूप से उसकी आवाज़ उठाना तो चाहेंगे। क्योंकि आप एमपी हैं, जाहिर सी बात है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो तो उठानी है, लेकिन एक राष्ट्र स्तर पर, देश के स्तर पर का तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष इस वक्त उठा रहा है। जैसे वो नीट के पेपर्स का एग्ज़ाम हो, या फिर पेपर लीक हो, या युवा महिलाओं के लिए सुविधाएं हो, तमाम चीज़ें हैं। आपको एक अगर कैटेगरी में डाला जाए, जैसे आप एक मुस्लिम यंग वुमन सांसद हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? क्या आप देखती हैं कि जब जो यंग मुस्लिम महिलाएं हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, जब वो आपको देखती हैं, वो आपसे प्रेरणा लेती हैं कि कल को हम भी सांसद बने या हम भी उस मुकाम पर पहुंचे, तो कैसा महसूस करती हैं? मैं सबसे पहले तो अपने जीत के माध्यम से इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप सिर्फ किसी एक समुदाय के बेसिस पे, किसी एक बिरादरी के बेस पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अगर जब तक आपको 36 बिरादरी, हर मज़हब बिरादरी का वोट ना मिले, आप चुनाव नहीं निकाल सकते। तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और कुछ भी किसी भी पद पे आने से बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैं ऐसे क्षेत्र से जीती हूँ कि मुझे 36 बिरादरी का वहाँ पर सपोर्ट मिला है। और मेरा जीतना वहाँ से अपने आप में एक परिणाम है कि वहाँ जो एक खाई भाजपा ने खोदी थी 2013 के दंगों के बाद, तो उसकी भरपाई हुई है। क्योंकि कई ऐसे सभी समाज के जितने भी हमारी जात बिरादरी हैं, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो एक मुस्लिम महिला ऐसे क्षेत्र से जब जीत के आती है, तो मुझे लगता है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत हमारे लिए है। और ये जो भाईचारा हमारे क्षेत्र में बना है, उसको मैं मजबूत करना चाहूँगी, उसको कायम रखना चाहूँगी। यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी। और हम कोशिश करेंगे कि आगे कभी इस तरीके का विभाजन हमारे क्षेत्र में भाजपा ना कर पाए, या कोई भी लोग इस तरीके का विभाजन ना कर पाए। और साथ ही मुझे लगता है कि एक जो परसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में बनाया जाता है, हमारे जो
मुल्क के जो मुसलमान हैं वो बहुत अमन पसंद हैं और हम लोग यहाँ पर बाय चॉइस हैं। हम यहाँ पर किसी मजबूरी के तहत पैदा होने की वजह से भी नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन दिया गया था एंड बाय चॉइस हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पर इस देश को अपना देश मानते हुए यहाँ पर रुके और यहाँ की जो मिट्टी है उसमें हमारे पूर्वजों का खून पसीना मेहनत सब मिली हुई है। तो जो परसेप्शन एक बनाया गया कि मुसलमानों के विरोध में, तो मुझे लगता है कि जब हम लोग इंटरैक्ट करेंगे, सामने आएंगे, अपनी जगह जो जिसके हम लायक हैं काबिल हैं उसको जब हम देश की राजनीति में लेंगे, तो मुझे लगता है इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारी राजनीति को हम किस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, हम सिर्फ एक समुदाय के नहीं सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब ऐसी चीज़ें सबको देखने को मिलेंगी तो मुझे लगता है इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। जो ज़्यादातर मुस्लिम सांसद जीतकर भी आए हैं वो सारे विपक्षी पार्टियों के हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? भाजपा ने तो किसी को भी टिकट दिया ही नहीं, तो उनकी पार्टी से कोई जीत भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बावजूद जब ये पार्टी ऐसी बातें कहते हैं कि इन्हें लगता है मुस्लिम महिलाएं इनके साथ हैं या मुस्लिम कुछ लोग जिनको इन्होंने अपनी कोई योजना के तहत घर वगैरह दिए हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो आपकी विचारधारा पर भी ध्यान देते हैं, आप उनके लिए क्या नीयत रखते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं और आप उनको कितनी जगह दे रहे हैं ये आज सबके सामने है। तो मुझे नहीं लगता भाजपा कभी भी इस देश की राजनीति में वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे पाएगी या सभी लोगों को साथ ले जा पाएगी। तो जब आपको लोग मिलते हैं और कहते हैं इकरा हसन यंग मुस्लिम लीडर न्यू एमपी, कैसा लगता है? अभी तो ये फीलिंग से मैं एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ। धीरे-धीरे मुझे लगता है हो जाएगा। अभी के लिए दिल में बहुत आभार है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और बस यही लगता है कि जितनी भी उनकी मुझसे उम्मीदें हैं उस पर मैं खरी उतर पाऊँ। बाकी यंग एमपी से जब आपने बात की, अभी रिसेंटली आपने एक फ़ोटो भी लगाई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या बातचीत रही आपकी बाकी यंगर एमपीज़? और माइंड यू सारे जो युवा एमपी बने हैं, मोस्टली सारे उत्तर प्रदेश से हैं। जी हाँ, और 3 जो हैं हम समाजवादी पार्टी से हैं और जी, जो बिल्कुल। यंगेस्ट हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो भी हमारी पार्टी से हैं। तो सबसे पहले तो पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन इस चुनाव में दिखाया है, तो सभी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, संगठन के लोग, कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी को इस बात की बधाई कि हमारी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है देश में। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में विपक्ष को मजबूती देने का काम और उसके साथ साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है इस बार। और साथ ही में सबसे युवा सांसद संसद में पहुंचाने का काम भी पार्टी ने किया है। तो एक अच्छी फीलिंग है। ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। जब हम बैठे थे तो यही बात हो रही थी क्योंकि हम सब नए हैं, पहली बार है और तो आप लोग आपस में जब बात करते हैं तो एक दूसरे का सहारा होता है कि पहली बार कुछ गलतियां हमसे ना हो जाएं। तो उसी के बारे में वहाँ पर सब बात हो रही थी और उम्मीद है कि ये, बेहतर रहेगा पार्लियामेंट में सब। हाँ, तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन क्या बोलेगा, कैसी स्पीच रहेगी? फर्स्ट टाइम स्पीच भी हो सकती है ना आपकी? आर यू रेडी फॉर इट? नॉट येट, अभी तो ओथ का सुना है। तो पहले तो ओथ ही होगी, सबका ध्यान ओथ पे है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी लोगों की ये साथ में चर्चा बनी कि पहले हम अपने सीनियर्स को सुनेंगे, देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे वो लोग कैसे कार्य करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग, ताकि एक हमें जानकारी बेहतर हो, उसके बाद अपनी बात रखना शुरू करेंगे। और जैसे आने वाले समय में बातें हो रही हैं, अब तो एनडीए की सरकार बन गई है, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और जेडीयू, तमाम आरएलडी जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ होता था वो भी अब एनडीए में चला गया और मुझे लगता है कि इसका कुछ प्रभाव शायद कैराना और आसपास के मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर इलाकों में भी पड़ा क्योंकि बिजनौर और बागपत की सीट आरएलडी के पास गई है। तो क्या सोचती हैं, क्योंकि अब आप नी डीप पॉलिटिक्स में आप जंप कर चुकी हैं? जी। मैं देखिए, अगर कुछ जो सबसे पहले जब एक अलायंस शुरू हुआ था, इंडिया अलायंस, तो उस टाइम जितनी पार्टी थी वो कुछ टूट के अब दूसरी तरफ जा चुकी है। अगर वो लोग सब साथ में होते तो मुझे लगता है सरकार हमारी बन जाती। लेकिन
ये भी जो उनको बेहतर लगा उन्होंने किया। अब जो सरकार बनने जा रही है, जो भाजपा कहती थी 400 पार, तो वो तो बहुत पीछे रह गई, एक क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाई उन्हें। अब जो सरकार बनेगी बहुत इंटरेस्टिंग है उन्हें देखना, क्योंकि ये सरकार पिछली बार की तरह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इन पर एक दबाव रहेगा, इन पर दबाव जनता का रहेगा और कुछ पार्टियों का रहेगा, और ऐसे कुछ फैसले जिसके लिए ये बहुत उत्तेजित थे जिन्हें पास करने के लिए, और हम लोगों के मन में जिनके लिए एक परेशानी उत्पन्न होती थी, तो मुझे लगता है ऐसे फैसले अब इस बार अपनी मनमानी से ये पास नहीं करा पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा इतने दबाव में पहली बार इतनी घमंडी सरकार को काम करते हुए देखना। तो ये ऐसे में पार्लियामेंट में जहाँ पर ये भाजपा की सरकार दबाव में काम करे, वहाँ हमें बैठने का एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे मौका मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन इकरा सब कुछ तो इस सरकार का बुरा नहीं है ना। विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी तो बीजेपी की सरकार में ही 2.0 में पास हुआ था, और शायद उस बिल के कारण ही हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी महिला सांसद हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं। तो हर हर कोई चीज़ तो बुरी नहीं ही है। नहीं, देखिए, पास ज़रूर हुआ है बिल, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें इन्होंने करी हैं जिनको ओवरनाइट इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो क्यों उसे इम्प्लीमेंट अब तक नहीं किया गया? अगर सेंसस एक रिक्वायरमेंट है तो क्यों नहीं सेंसस को करा रहे हैं? तो बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ आप एक ऑन द फेस अपीयर होने के लिए कि आप विमेन को आगे एम्पावर करना चाहते हैं, तो आपने ये बिल पास करा दिया। लेकिन जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और आपने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आपने ओवरनाइट कर दिए हैं, तो इस फैसले में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी देरी क्यों है? इसका सवाल भी जवाब ही सरकार ही देगी। और साथ ही सेंसस एक रिक्वायरमेंट है जो हमारे देश में काफ़ी टाइम से अब नहीं हुई है, जिससे बहुत से लोगों को अपनी हिस्सेदारी का पता लगेगा, और उसके साथ ही वो अपनी भागीदारी भी मांग पाएंगे, जिसमें महिलाएं नंबर 1 हैं। ये क्या आप सेंसस की बात कर रही हैं या कास्ट सेंसस की बात कर रही हैं? क्योंकि कास्ट सेंसस का मुद्दा विपक्ष उठा रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। देखिए, दोनों ही सेंसस ज़रूरी हैं। अगर हम जब तक जेंडर सेंसस नहीं हमें पता लगेगा, हम रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब तक कास्ट सेंसस का पता नहीं लगेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम नहीं लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे कास्ट को, जिन्हें उनकी जगह मिलनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वो तभी हमें पता लगेगा जब सेंसस हो पाएगा, जिसको ये सरकार रोक के रखी हुई है। और बस दूसरी तरफ से वाहवाही लूट रहे हैं कि इन्होंने बिल पास कराया है, लेकिन अहमियत तभी होगी। अभी एक सवाल मुझसे किया गया था यही कि पिछली बार से 4 जो महिला सांसद हैं कम हुई हैं, तो उसके पीछे भी ये भी विचार का विषय है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक हम पार्टीज़ की गुडविल पे छोड़ेंगे इन मुद्दों को, कि उनका जब मन होगा उनकी गुडविल से वो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो हालात यही रहेंगे। हमें स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है, और वो ज़रूर पास हो चुका है बिल, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ तभी हम महिलाओं को उनका अधिकार, उनकी जगह राजनीति में दे पाएंगे, और ये बेहद ज़रूरी दिन पर दिन होता जा रहा है। क्या आपको लगता है एज अ युवा सांसद कि कास्ट सेंसस, सीएए और ये सब मुद्दे युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या डेवलपमेंट, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त? देखिए, दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी युवा ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के हेल्प से, जिन्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है, जिन्हें आगे नौकरी में सहारा मिलता है। तो कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है। कई हमारी ऐसी जातियां हैं जिनको आज से पहले, जिनका उत्पीड़न हुआ इंडिपेंडेंस से पहले, जिनको वो जगह सोसाइटी के हिसाब से भी नहीं मिल पाई, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन में उनको उनके हिसाब से जगह मिलना तभी तय हो पाएगा जब तक सेंसस होगा। तो ये सब मुद्दे भी हमारे युवाओं के लिए, मुझे लगता है, अगर इस देश में जैसी यहाँ की राजनीति है, संस्कृति है, उसके हिसाब से तो ये सभी मुद्दे भी ज़रूरी हैं, और इनके साथ साथ रोज़गार और डेवलपमेंट भी लाना ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ साथ में चलेंगी, तभी एक ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। एक चीज़ और जहन में आई, एक वैक्यूम सा दिखता है मुस्लिम रिलेटेड पॉलिटिक्स को लेकर। हमेशा हिंदू मुसलमान और डेवलपमेंट की बात नहीं होती।
मुसलमानों के लिए जॉब्स में जगह, या फिर जैसे आंध्रा और तेलंगाना जैसे राज्य कर रहे हैं जो मुस्लिम रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसके हमेशा बीजेपी खिलाफ रही है, लेकिन आंध्रा में तो अब बीजेपी टीडीपी के साथ सरकार बना रही है और टीडीपी खुद रिजर्वेशन दे रही है। तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाते हैं और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। कैसी लगती है आपको उनकी पॉलिटिक्स? क्या वैसा होना चाहिए पॉलिटिक्स में, या फिर डेवलपमेंट और मुस्लिम स्टेक होल्डरशिप की बात होनी चाहिए? उनकी पॉलिटिक्स देखिए वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बैरिस्टर हैं वो, और उनके बोलने में आप कभी भी कोई फैक्चुअल गलती नहीं पकड़ सकते, और वो बहुत मुद्दे पर बोलते हैं। हम लोग सीखते हैं और जिस तरीके के वो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी बातों से। इनफैक्ट अभी कल परसों ही हम उनकी स्पीचेस भी देख रहे थे ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ जहाँ से मैं उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रख पाती वो ये है कि जिस तर्ज पर हम मुस्लिम पॉलिटिक्स को ले जाना चाह रहे हैं या ले जाना वो चाहते हैं कि एक अलग हटकर अगर हम अलग लीग बनाकर चलेंगे, तो वो हम करके देख चुके हैं एक बार, और उसका रास्ता पार्टीशन की तरफ ही जाकर रुका था। तो मेरी सोच नहीं है कि दोबारा से हमें ज़रूरत है उस राह पर चलने की, क्योंकि हमारा देश अपनी यूनिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता है कि उसे किसी अलग नज़रिए से देखा जाए। यहाँ का मुसलमान बहुत ज़्यादा यहाँ की संस्कृति में अपने आप को असिमिलेट करना चाहता है। कुछ लोग नहीं चाहते उन्हें करना, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे देश के, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, कोई भी मुस्लिम अगर आपसे मिलेगा तो वो आपको नमस्ते करेगा, आप कभी उसे सलाम नहीं करेंगे। तो ये फैक्ट है, ये हमने देखा है और यही होता है, लेकिन इसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी किसी अपने हिंदू समाज के किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं उन्हें नमस्ते करती हूँ, लेकिन जब मेरी मदर हैं उनसे कोई मिलता है, तो हिंदू समाज से कोई उनसे मेरी उम्र का उनसे मिलता है तो वो भी उन्हें नमस्ते करता है। तो ये यहाँ की संस्कृति है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही साइडलाइन करेंगे, वो आपके बीच में रहना चाहते हैं, आपके साथ इस देश की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी एक परसेप्शन डर का बिठाकर उन्हें अलग करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। और उसे भुनाकर अगर हम राजनीति कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा आप असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखती हैं? मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुसलमानों को अलग से अपनी लीग हटाकर अगर वो राजनीति करेंगे तो उन्हें वो जगह मिल पाएगी, क्योंकि ये पहले हो चुका है और इसका रास्ता अल्टीमेट एंड पार्टीशन हुआ था, जो कि हम नहीं चाहते अब दोबारा हो। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब एकजुट होकर, अभी जैसे ये जो चुनाव था फॉर एग्जांपल, ये हिंदू मुस्लिम पे नहीं आया, क्योंकि इसमें एक जो कॉमन फैक्टर था जिससे सब जुड़े, वो सभी की परेशानी थी, सभी के जो मुद्दे थे, चाहे बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, उन मुद्दों पर। हमारा क्षेत्र ले लें आप, तो किसानों का जो मुद्दा था, बेरोज़गारी, महंगाई, अग्निवीर, इन सभी मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे थे। तो मुझे लगता है मुद्दों की राजनीति होगी तो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और लीडरशिप की जहाँ तक बात रही, तो इस देश में बहुत से हमने मुस्लिम लीडर्स भी देखे हैं, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप सिर्फ मुसलमान के आधार पर आप जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक होकर चलें और अपने देश की प्रगति के लिए बिना किसी भेदभाव के और अपनी सोच को बदलकर हम काम करें। एक आखिरी सवाल, हिजाब पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती है इकरा हसन? सपोर्ट करती हैं? आपकी क्या सोच है? आप खुद भी सिर ढकती हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें संस्कृति से आती हैं, और मैं जिस ओपिनियन की हूँ तो मैं प्रो चॉइस हूँ। अगर आप सर ढकना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप सर ढकना नहीं चाहते हैं तो ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर हम हर चीज़ में एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है। हम पॉलिटिक्स में बहुत उसको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, करना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो मैं सर ढकने के लिए, हिजाब के लिए भी प्रो चॉइस हूँ। कुछ लोग बहुत शिद्दत से ये करना चाहते हैं, उनकी आस्था है इसलिए करना चाहते हैं, उन्हें रोकने का अधिकार हमें किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या स्कूलों में छोटी बच्चियों से
ये उम्मीद कर की जानी चाहिए कि वो प्रो चॉइस हों, क्योंकि आप एडल्ट हैं, हम एडल्ट हैं, लेकिन बच्चे तो एडल्ट नहीं होते स्कूल से? देखिए, ये भी एक डिबेट का मुद्दा है क्योंकि बहुत सारी राइट्स जो बच्चों की हैं, जब तक वो 18 के नहीं होते, वो माँ-बाप को दी जाती हैं। तो चाहे उनकी शादी की बात हो, उनकी पढ़ाई की बात हो, 18 से पहले तक आप सिर्फ़ माँ-बाप को पूछते हैं। तो अगर माँ-बाप का कोई मज़हब है और माँ-बाप करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 18 साल तक वो बात लागू होनी चाहिए उनके हिसाब से। उसके बाद जब बच्चा एक अडल्ट में तब्दील हो जाता है, उसके बाद वो उनके ऊपर है। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, मैं खुद विदेश में रही हूँ और कई जगह हमारा आना जाना भी हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हिजाब पहना जाता है, जहाँ पर टर्बन पहनी जाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह की स्कल कैप्स पहनी जाती हैं। तो जो देश अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वो अगर इस तरह की रोकथाम करेगा तो देश में पूरे दुनिया में हमारा नाम तो ऊंचा नहीं होगा, कम ही होगा। तो मुझे लगता है हमारे देश में बहुत खूबसूरत, बहुत सारी संस्कृतियां हैं और सभी को अगर हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर हम सब देश एक जैसे लगेंगे तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है अपनी अपनी चीज़ों की अलग खूबसूरती है और जब तक मेरी अपीयरेंस आपको दिक्कत नहीं दे रही है या मैं कुछ वल्गर नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है वल्गैरिटी से सबको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को ढक रहे हैं, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये एक चॉइस का मामला है, पर्सनल बिलीव्स का मामला है और मुझे लगता है इसमें राजनीतिक दांव पेच ना खेले जाएं तो बेहतर है। आखिरी सवाल, मुस्लिम एजुकेशन में रिफॉर्म चाहती हैं आप? क्योंकि अभी भी देखा जाता है ज़्यादातर मुसलमान बच्चे हैं, उनको मदरसा जाना पड़ता है। एक कुरान की तालीम लेना एक अलग चीज़ है, ऑफ कोर्स वो रिलीजियस पॉइंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स पढ़ाने की या स्कूलों में दाखिले लेने की, क्या इसमें आप रिफॉर्म चाहती हैं? क्योंकि भारत में अभी भी इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाता है, हिमंता बिश्व शर्मा जैसे लोग लगातार मदरसों पर अटैक करते हैं अपने भाषाओं से। जी देखिए, दोनों तरीके की तालीम ज़रूरी है, दीन की, दुनिया की, तभी एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम रिलीजन से मॉरली ऐसी सीखते हैं जो हम वैसे ना शायद सीख पाएँ। तो मेरे हिसाब से ज़रूरत दोनों तालीम की है, लेकिन हाँ, क्योंकि काम करने की ज़रूरत, अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमानों के साथ साथ दलित भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं और बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो लैक करती हैं, जिनकी डेवलपमेंट की जो चीज़ें उन्हें मिल जानी चाहिए थी देश के उन परसेंटेज, देश में जितनी उनकी परसेंटेज है उस हिसाब से वो उन्हें मिली नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए तो बहुत सी, मुझे लगता है, ऐसी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा जो आज बहुत पिछड़ गई हैं, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। तो मुसलमानों को सेंटर से उनके एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फैसिलिटीज़ के लिए अगर फंड्स मिलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही बात है, फिर से सेंसस पे बात आ जाती है। और क्योंकि और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको अलग अलग दूरबीन से देखकर उनके डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हम एकजुट, बहुत बहुत लंबे टाइम से ऐसा होता जा रहा है कि जो हमारे देश का जितना भी कुछ चीज़ें, कुछ पोजीशंस एक कैटेगरी के पास एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। तो उसको बदलने के लिए ज़रूरी है हम सेंसस करके और इस तरह की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उन्हें लागू करें, और जो कम्युनिटीज़ जो पिछड़ गई हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उन पर ध्यान देकर और फिर एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। मैं एक और सवाल पूछती हूँ, वन वर्ड में अगर इकरा हसन को बताना हो कि नेक्स्ट 5 years में वो क्या बनना चाहती है या क्या देखना चाहती है, तो क्या होगा वो? वन वर्ड। यूज 2 words। ओके। मैं अपने लिए या पॉलिटिक्स में? जो आपका रोल है अभी एज एन एमपी। मैं बदलाव देखने के लिए मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण मैं देखना चाहती वन हूँ। वर्ड। बदलाव बदलाव। या महिला सशक्तिकरण? आई थिंक बदलाव। चेंज। तो युवा जनरेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, बहुत दिलचस्पी होती है क्योंकि न्यू आइडियाज़ होते हैं, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, और इकरा हसन उनमें से एक हैं जो यंग पार्लियामेंटेरियन भी हैं और लगातार अपनी बातों को सामने रखते हुए ये बता रही हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स में, कम से कम भारत में, काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उम्मीद करती हैं कि अगले 5 साल तक वो भी ऐसे रिफॉर्म्स ला पाएँ। हिमांशु शर्मा के साथ मिलन शर्मा, आज तक।